हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमेर सिंह बैरवा, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ अलवर, सहायक आचार्य संस्कृत। मैं आज बीए पाठ द्वितीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज छंद शास्त्र के बारे में बताने जा रहा हूं। जो उनके द्वितीय प्रश्न पत्र है नाटक छंद एवं अलंकार, उसमें इनका एक चैप्टर है 10 अंक का। उस छंद के बारे में आज मैं वर्णन करने जा रहा हूं। देखो, छंद किसे कहा जाता है? छंद से तात्पर्य है जिस प्रकार से छंद और अलंकार जो होते हैं वह, यदि काव्य में छंद और अलंकारों का प्रयोग नहीं होगा तो उस काव्य एक तरह से नीरस काव्य की श्रेणी में माना जाता है। जिस प्रकार से आप यूं मान लीजिए कि एक सुंदर जो नायिका होती है, यदि उस सुंदर नायिका का श्रृंगार नहीं किया जाए तो वे सुंदर दिखाई नहीं देगी, लेकिन सुंदर नायिका का जब श्रृंगार कर दिया जाता है तो वह अत्यधिक सुंदर हो जाती है। या किसी नायिका का जब श्रृंगार कर दिया जाता है तो अत्यधिक सुंदर दिखाई देने लगती है। तो उसी प्रकार यहाँ काव्य का या शास्त्रों का, साहित्य का भी तात्पर्य ये है कि यदि किसी साहित्य में, शास्त्र में, काव्य में यदि छंद और अलंकार का प्रयोग नहीं होगा तो वह काव्य एक नीरस काव्य की श्रेणी में माना जाता है। तो किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, शास्त्र की शोभा बढ़ाने के लिए, साहित्य की शोभा बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से छंद शास्त्र या अलंकार शास्त्र का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। छंद का प्रयोग होने से उस काव्य की शोभा अत्यधिक बढ़ जाती है। तो आज मैं आपको यहाँ पर छंद शास्त्र के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले छंद किसे कहा जाता है, छंद का तात्पर्य क्या है? देखो, छंद शास्त्र जो वैदिक साहित्य होता है उसमें जो अंत्य में ज्योतिष शास्त्र के जो 6 निरुक्त माने जाते हैं वे, उनमें अंत्य में छंद, जैसे ज्योतिष, व्याकरण, छंद, निरुक्त आदि, तो उसमें जो छंद शास्त्र छठा वेदांग माना जाता है तो छठा वेदांग छंद है। तो छंद का ही मैं आज आपको वर्णन करने जा रहा हूं। देखो, छंद एक अत्यंत उपयोगी और एक प्राचीनतम शास्त्र माना जाता है। यह छंदो विचिति, इसका प्राचीन नाम है छंदो विचिति। छंदो विचिति के नाम से इसको जाना जाता है तथा वेदांगों में इसको चरण के नाम से जाना जाता है। और चरण के बाद इसका जो छंद शास्त्र का रचयिता है वो रचयिता आचार्य पिंगल को माना जाता है। अर्थात इसका जो जनक है, जिसकी रचना छंदों की, जिन्होंने रचना की है, उस आचार्य का नाम है पिंगल। तो पिंगल ऋषि के द्वारा इन छंदों का वर्णन किया गया है, इनकी रचना की गई है। अब आता है कि छंद किसे कहा जाता है। तो देखिए, छंद से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि निश्चित वर्ण किसी भी श्लोक में, दोहे में या मंत्रों में, ऋचाओं में निश्चित वर्ण और जो मात्राएं होती है उन निश्चित वर्ण और मात्राओं को पाद मान करके या चरण मान करके रचे गए वाक्य या वाक्य समूह को छंद कहा जाता है। ये जो छंद है मुख्य रूप से 2 प्रकार के माने जाते हैं। पहला है वृत्त या वर्णिक छंद, दूसरा है मात्रिक छंद। अब जो वृत्त या वर्णिक छंद है उसका तात्पर्य क्या है, वृत्त छंद किसे कहते हैं? तो देखो, सीधी सी इसकी परिभाषा है कि जिन छंदों के चरण या पाद उनकी वर्णों की संख्या पर निर्भर करते। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी छंद है, उस छंद के अंदर कितने अक्षर है तो निश्चित वर्ण, निश्चित अक्षरों का एक छंद माना जाता है। यदि वो अक्षर उस छंद के अंदर है और उनके वर्णों के अनुसार है तो उसे वर्णिक छंद के नाम से जाना जाएगा। ये जो वर्णिक छंद है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का माना जाता है। पहला है समवृत्त छंद, दूसरा है अर्ध समवृत्त छंद और तीसरा है विषमवृत्त छंद के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला जो मैंने बताया था उसका नाम है समवृत्त छंद। समवृत्त छंद किसे कहा जाता है? तो समवृत्त छंद से तात्पर्य है कि जिन छंदों के चारों चरण
या उनके जो चारों चरणों के जो श्लोक है या श्लोक के जो चारों चरण होते हैं उनकी वर्णों की संख्या चारों चरणों में समान होनी चाहिए। उसमें ये नहीं किसी में ज्यादा किसी में कम, किसी में भाई 10 होगी किसी में 11, नहीं। समवृत छंद का मतलब होता है कि जिनके वर्णों की संख्या समान हो। जैसे 14 है तो चारों चरणों में 14 ही वर्ण होने चाहिए, तो वो समवृत छंद के नाम से जाना जाएगा। दूसरा जो छंद कहलाता है वो है अर्ध समवृत छंद। अब अर्ध समवृत छंद से तात्पर्य है कि जिनके दो चरणों में तो जिनके दो चरण होते हैं उनमें वर्णों की संख्या समान और अलग दो में दो वर्णों की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे किसी भी छंद का या किसी भी श्लोक का प्रथम और तृतीय चरण में वर्णों की संख्या समान हो और द्वितीय और चतुर्थ चरण में वर्णों की संख्या समान हो तो उसे अर्ध समवृत छंद के नाम से जाना जाएगा। तीसरा इसका जो भेद है वो है विषमवृत छंद। विषमवृत छंद से तात्पर्य माना जाता है कि जिसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या विषम हो, अर्थात जो 4 चरण होते हैं उन चारों चरणों में संख्या एक समान नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक चरण में उनकी संख्या विषम होनी चाहिए, उसे विषमवृत छंद के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका पहला भेद हुआ वर्णिक छंद का, अर्थात वर्णिक छंद किसे कहते हैं। तो दूसरा जो इसका भेद माना जाता है छंद शास्त्र का वो है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद से तात्पर्य है कि जिन छंदों के पाद चरण जो होते हैं वो मात्राओं पर निर्भर करते हैं। देखो वर्णिक छंद में वर्णिक वर्णों पर जिनकी संख्या निर्भर करती थी, मात्रिक छंद में जिनकी संख्या मात्राओं पर निर्भर करती हो उसे मात्रिक छंद के नाम से जाना जाता है। ये जो मात्रिक छंद होते हैं ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के, कहने का मतलब इनकी जो मात्राएं होती है वो 2 प्रकार की मात्रा मानी जाती है, लघु और गुरु। लघु से तात्पर्य माना जाता है कि जो ह्रस्व वर्ण होते हैं, ह्रस्व का एक तो होता है ह्रस्व वर्ण, एक होता है दीर्घ वर्ण। तो जो ह्रस्व वर्ण होता है उसको लघु वर्ण के नाम से जाना जाता है, जो दीर्घ वर्ण होता है उसे गुरु वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो अब देखो लघु वर्ण किसे कहा जाता है, लघु वर्ण से क्या तात्पर्य माना गया है। तो देखो ह्रस्व जो वर्ण होता है वो लघु वर्ण कहलाता है और ह्रस्व वर्ण की हमेशा एक मात्रा मानी जाती है। ये जो ह्रस्व वर्ण है ये 5 प्रकार के माने गए हैं। पहला जैसे अ ई उ री ओल री, इन 5 वर्णों की ये जो 5 वर्णों की जो मात्रा है, चाहे वो व्यंजन वर्ण में लगी हुई हो चाहे वो स्वर वर्ण में लगी हुई हो, इनको लघु वर्ण में ही गिना जाएगा। और छंद शास्त्र में इस लघु वर्ण की एक मात्रा मानी जाती है। दूसरा जो इसका भेद माना जाता है मात्रिक छंद का या मात्राओं का, उस भेद का नाम है गुरु वर्ण। अब गुरु वर्ण किसे कहा जाता है? गुरु वर्ण से तात्पर्य है कि जिसमें एक से अधिक मात्राओं का प्रयोग हुआ हो या एक से अधिक मात्राओं का वर्णन किया गया हो उसे गुरु वर्ण कहा जाता है। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋषि वाली री, ए, आई, ओ, औ आदि जो ये वर्ण है ये सभी वर्ण दीर्घ स्वर में गिने जाते हैं और इनकी मात्रा चाहे व्यंजन वर्ण में लगी हो तो भी वे गुरु वर्ण के नाम से ही जाने जाएंगे। और छंद शास्त्र में गुरु वर्ण के लिए एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, छंद शास्त्र में गुरु वर्ण के लिए 2 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है और उसका जो चिन्ह होता है वो अवग्रह चिन्ह, हिंदी में जिसको अवग्रह चिन्ह के नाम से जाना जाता है, संस्कृत में जिसको गुरु वर्ण के नाम से जाना जाता है। इन गुरु वर्णों को समझने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। क्यों गुरु वर्ण को अपन कैसे समझेंगे वो चीज जानना अत्यंत आवश्यक है। जैसे संयुक्त वर्ण, यदि किसी वाक्य में संयुक्त वर्ण हो तो उसमें जो पहले वाला वर्ण होता है वो गुरु वर्ण माना जाता है। संयुक्त वर्ण होने पर, जैसे विद्या एक शब्द है, अब विद्या में भी तो छोटा वर्ण है, अर्थात
ह्रस्व वर्ण है, छोटी की मात्रा है, तो उसको लघु वर्ण माना जाएगा। लेकिन दे और ये जो मिला हुआ है वो संयुक्त वर्ण है, तो आधा जो वर्ण होता है वो हमेशा संयुक्त वर्ण होता है, वह आगे वाले में जाकर के जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से जो पीछे वाला गुरु वर्ण है वो आगे जाकर के और गुरु वर्ण हो जाता है, और बाद में यदि वो पहले वाला बाद वाला वर्ण यदि गुरु वर्ण है तो गुरु ही रहेगा, और यदि वो सिंगल वर्ण है तो फिर एक तरह से लघु वर्ण की श्रेणी में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये संयुक्त वर्ण माना जाता है। दूसरा इसका जो भेद है वो है नंबर 2, यदि व्यंजन वर्ण के साथ में दीर्घ स्वर जुड़ता है तो उसे भी गुरु वर्ण के नाम से जाना जाएगा, जैसे का, के, की आदि जो वर्ण है, क्योंकि इसमें मात्रा किसकी लगी हुई है, आ की, ए की, ई की, तो ये भी गुरु वर्ण की श्रेणी में माने जाते हैं। तो इनकी भी 2 मात्रा गिनी जाएगी। और तीसरा जो इसका भेद है सानुस्वार, कहने का मतलब मात्राओं को भी हमको गुरु वर्ण मानना है, लघु वर्ण मानना है, तो उसके मैंने कुछ आपको नियम बनाए हैं। तो सानुस्वार जो अनुस्वार युक्त वर्ण होता है उसे भी गुरु वर्ण के नाम से ही जाना जाएगा, जैसे कंस है, दंस है, वंश है आदि। अब कै के ऊपर बिंदी लगी हुई है तो कै जो वर्ण है कंस का उसको गुरु वर्ण होगा, और से उसका लघु वर्ण माना जाएगा। चौथा जो इसका पॉइंट है, जैसे संयुक्त वर्ण में गे, त्र, क्ष और प्र आदि वर्ण भी हमेशा संयुक्त वर्ण की श्रेणी में ही माने जाते हैं। अगला है 5वां इसका, कि एक यहाँ पर एक सीधी सी एक परिभाषा है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे छंद किसी भी प्रकार का क्यों न हो, यदि उस छंद का अंतिम चरण में हमको आवश्यकता मान ली जाए गुरु वर्ण की है और वहां पर लघु वर्ण ही आता है, तो ऐसी स्थिति के लिए छंद शास्त्र में एक नियम बनाया गया है कि यदि हमको आवश्यकता गुरु वर्ण की है और अंत में यदि लघु वर्ण आता है तो उस लघु वर्ण को भी हम गुरु वर्ण मान सकते हैं, और यदि आवश्यकता हमको गुरु वर्ण की है, लघु वर्ण की है और अंत में गुरु वर्ण आ रहा है, तो उस गुरु वर्ण को भी हम लघु वर्ण की श्रेणी में ही मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य जो कारण है वो माना जाता है कि पाद का या चरण का अंतिम वर्ण होने के कारण हम आवश्यकता के अनुसार लघु वर्ण को गुरु और गुरु वर्ण को लघु मान सकते हैं। अब इससे ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि सभी जो दीर्घ वर्ण है वो गुरु वर्ण है, किंतु सभी जो गुरु वर्ण है वो दीर्घ वर्ण नहीं माने जाते। यह संयुक्त वर्ण का पहला, अर्थात जैसे संयुक्त वर्ण का पहला वर्ण है लघु, किंतु वह दीर्घ नहीं है। अगला जो पॉइंट है विसर्ग युक्त वर्ण, विसर्ग युक्त जो वर्ण होते हैं उनको भी गुरु वर्ण ही माना जाता है, जैसे हरि, भानु आदि। इसके अलावा फिर अगला जो इसका भेद है, अब देखो आता है गण किसे कहते हैं।
गण किसे कहा जाता है? अब देखिए गण से तात्पर्य क्या माना जाता है? तो वर्ण या मात्राओं के समूह को गण कहा जाता है, जो वर्णिक छंद में भी होते हैं, मात्राओं में भी होते हैं, मात्रिक छंद में भी माने जाते हैं। तो वर्ण या मात्राओं का जो समूह होता है उसे गण कहा जाता है। जिस प्रकार से वर्ण और मात्राओं के भेद होते हैं, उसी प्रकार से गणों के भी वर्णनात्मक और मात्रात्मक गण के रूप में दो भेद माने गए हैं। अब आता है इनमें से भाई दो गण हो गए, वर्णनात्मक गण और मात्रात्मक गण। तो इसमें जो पहला भेद है वो है वर्णनात्मक गण, अर्थात वर्णनात्मक गण किसे कहा जाता है? तो देखिए वर्णनात्मक गणों से तात्पर्य है कि वर्णनात्मक गणों में तीन तीन वर्णों का क्या होता है, एक समूह होता है। उन तीन वर्णों के समूह या वाक्यों को यदि तीन तीन वर्णों में विभक्त किया जाता है, संपूर्ण श्लोक उसके तीन अपन ने वाक्य तीन अक्षरों को गिना, तो उन तीन अक्षरों को क्या हो जाएगा, एक समूह माना जाएगा। तो उन तीन तीन वर्णों का जो समूह है, तीन तीन अक्षरों का जो समूह, उसे अपन गण कहते हैं। इन गणों की जो संख्या है मुख्य रूप से वो 8 प्रकार की मानी जाती है, जिनको याद रखने के लिए आचार्य पिंगल ने छंद शास्त्र के अंदर एक सूत्र बनाया है, जिसका वर्णन मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। उसको आप सुन सकते हैं और इसमें भी लिख भी सकते हैं, जो आपने हो सके 12वीं क्लास में भी इसको पढ़ा होगा, यदि संस्कृत और हिंदी आपकी रही होगी तो। ये माता राज भान सलगम, ये माता राज भान सलगम, यदि इसको हमने ढंग से याद कर लिया तो हम एक तरह से जो 8 प्रकार के गण माने गए हैं या 8 प्रकार के जो वर्णों का जो समूह माना गया है, उन गणों को जब तक याद नहीं कर पाएंगे, उन गणों को किसी छंद में नहीं लगाएंगे, तो हमारा छंद शास्त्र सफल नहीं होता है। तो इस सूत्र को याद, इस सूत्र के माध्यम से उसमें गण चिन्ह लगाए जा सकते हैं। तो इस सूत्र को याद करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। ठीक है, तो अब इसमें जो इसका लक्षण है इस सूत्र को याद करने का, ये माता राज भान सलगम, इसको आप याद करें और इसी के अनुसार उनको चिन्ह बनाने होंगे। जैसे ये देखिए, ये माता राज भान सलगम, ये माता राज भान सलगम, तो इसमें ये 8 प्रकार के गण हैं। अब देखो पहला जो अक्षर गिनेंगे, मैंने यहाँ पर बना के रखा आपके लिए, जैसे यगण है, फिर मगण है, तगण है, रगण है, जगण है, यगण है, नगण है और सगण है। तो ये 8 प्रकार के जो गण हैं ये सूत्रों के अनुसार माने गए हैं। अब इसमें इसको बनाते किस प्रकार से हैं उसका मैं आपको यहाँ पर वर्णन करने जा रहा हूँ, तो आप इसको भी ध्यान पूर्वक देखें। देखिए, इन गणों में जिनका स्वरूप या कोई भी गण हो जिनका स्वरूप यदि जानना हो, तो उनके नाम के अक्षर के आगे हमको 2 अक्षरों को जोड़ने से वह गण बन जाता है, गण का स्वरूप बन जाता है। जैसे मान लीजिए पहला गण है यगण। अब यगण का स्वरूप जानने के लिए अपन को क्या करना है कि प्रथम अक्षर तो उसका ये हो ही गया और आगे के 2 अक्षर उसमें और अपन को सूत्र में से जोड़ने होंगे। जैसे माता, तो 3 अक्षरों का एक गण बना, ये माता, तो उसको क्या कहेंगे अपन, यगण। और ये माता उसमें लिख दो आप चाहे साथ में ही तो, और ये माता के अंदर जब आगे आप मात्रा उसमें लगाएंगे तो ये जैसे ह्रस्व वर्ण है, मां दीर्घ वर्ण है और ता भी दीर्घ वर्ण है। तो जहां पर जैसे अंग्रेजी का मान लीजिए ISS या हिंदी में खड़ी पाई होती है, और गुरु वर्ण के लिए 2 अवग्रह चिन्ह होते हैं। और संस्कृत में यगण मतलब लघु और गुरु वर्ण दीर्घ वर्ण का मतलब होता है गुरु वर्ण। तो इस प्रकार से जहां पर यगण में जहां पर 1 मात्रा आएगी वहां पर लघु वर्ण का प्रयोग होगा, जहां पर 2 मात्राओं का प्रयोग होगा वहां गुरु वर्ण का प्रयोग होगा। तो ये में 1 मात्रा, ये माता में तो वो लघु वर्ण होगा, लेकिन मां और ता दोनों दीर्घ वर्ण है तो वहां गुरु वर्ण का प्रयोग किया
गया है। उसी प्रकार मगण है, मैं का पहला वर्ण मगण है, तो उसमें देखिए आप सूत्र में मातारा, अब मातारा से मतलब तीनों के अंदर आपको गुरु वर्ण का प्रयोग करना है। फिर आता है ते पे तगण मतलब ताराज, तो इसमें दो अक्षर जो और जोड़ेंगे तो ताराज बन जाएगा। तो ता रा और जय, तो ता के ऊपर गुरु वर्ण, रा के ऊपर गुरु वर्ण और जय के ऊपर भी गुरु वर्ण का प्रयोग होगा। फिर आता है रगण, रगण का मतलब होता है राजे भा, राजभा से तात्पर्य है कि रा का मतलब गुरु वर्ण, जय का मतलब लघु वर्ण और रा का वापिस भा का मतलब गुरु वर्ण। फिर आता है जगण, जगण का मतलब होता है जय भाने, जय भान मतलब जय के ऊपर लघु वर्ण, भा का मतलब गुरु वर्ण और लघु वर्ण। फिर आता है भगण, भगण का मतलब होता है तीन दो अक्षर आगे जोड़ेंगे तो भा न स, भा गुरु वर्ण हो गया और उसके अलावा दो लघु वर्णों का प्रयोग हो गया। फिर है नगण, नगण का मतलब नस्ल, न सैले, तो तीनों के ऊपर तीनों के साथ में कौन से वर्ण मात्रा लग जाएगी, एक तरह से लघु वर्ण की। और सगण सलगा या सलगम, दोनों में लघु वर्ण और एक गुरु वर्ण माना जाता है। उसी प्रकार तो ये हो गया एक गणनों का जो कि हमको वर्णिक छंद में लगाना है। फिर आता है मात्रात्मक गण, मात्रात्मक गण से तात्पर्य क्या माना गया है कि जिन छंदों में के चरण में या पाद में मात्रा गिनी जाती है उनको हम मात्रात्मक गण कहते हैं। ये मात्रा जो होती है ह्रस्व वर्ण की एक मात्रा और दीर्घ वर्ण की दो मात्राओं का प्रयोग किया गया है। जैसे इसमें देखिए बताया भी गया है कि मात्रात्मक गण से तात्पर्य क्या है कि मात्रिक छंद, जो मात्रिक छंदों के प्रत्येक चरण में क्या होता है, मात्राएं गिनी जाती है, मात्राओं गिनी जाती है। जैसे ह्रस्व वर्ण की एक मात्रा, दीर्घ वर्ण की दो मात्रा गिनी जाती है। जैसे अवर्ण ह्रस्व है तो एक मात्रा, तो यहाँ पर लघु वर्ण हो गया। आ जैसे दीर्घ वर्ण है तो यहाँ पर गुरु वर्ण हो गया। उसी तो ये हो गया मात्रात्मक गण। अब देखिए छंद शास्त्र में इनके अलावा भी कुछ और चीजें होती है जिनसे अपन छंद की गति या छंद को पहचान सकते हैं कि भाई इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है, किस कौन सा श्लोक है, इसमें कौन से छंद का प्रयोग हुआ है। तो देखिए यति, यति किसे कहते हैं, तो श्लोक के एक चरण को पढ़ने के बाद में जितने अक्षरों के बाद में अल्प विराम आता है, ठीक है भाई, कोई भी श्लोक है, कोई भी दुआ है, यदि उसको पढ़ने के बाद में एक अल्प विराम जो आ जाता है, जैसे हम छंद पढ़ रहे हैं और हम जहां पर रोकेंगे तो अल्प विराम आया, तो उस अल्प विराम जब आ जाता है तो उसे अपन यति कहते हैं। कहने का मतलब वो एक विराम होता है जिसको अपन यति का जो चिन्ह है वो एक कोमा की तरह माना जाता है। दूसरा जो भेद, दूसरा जो इसका रूप क्या नाम नियम माना गया है वो है गति, अर्थात गति किसे कहते हैं। गति से तात्पर्य कि चाहे किसी भी छंद को, चाहे वो मात्रिक छंद हो या वर्णिक छंद हो, उसको धारा प्रवाह के माध्यम से पढ़ा जाए उसे अपन गति कहते हैं, अर्थात उसको अपन गति का उसमें प्रयोग कर सकते हैं। गति के नाम से कहने का मतलब आता है एक नंबर को, गति किसे कहते हैं, तो छंद शास्त्र में गति से तात्पर्य है कि किसी भी श्लोक को धारा प्रवाह की तरह पढ़ा जाए उसे अपन गति कहते हैं। अब आता है, तो ये एक तरह से आज मैंने आपको जो छंद है उन छंदों के सिर्फ छंद पढ़ाए नहीं है, अभी छंद के आपको कुछ नियम बताए हैं, उन नियमों को आप सुनना। इसके नोट्स भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे उपलब्ध करवा दूंगा। कल मैं जो आपको अगला वीडियो डालूंगा उसमें आपको सबसे पहले छंद को किस प्रकार से पढ़ा जाए, बोला जाए, उसका लक्षण, उसका उदाहरण किस प्रकार का होता है, उनके बारे में मैं आपको वर्णन करूंगा। तो आज जो मैंने आपको नियम बताए हैं, भाई गण किस प्रकार से बनाने हैं, मात्राएं किस प्रकार से लगानी है, और संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, अनुस्वार युक्त वर्ण किसे कहते हैं, जब तक इन नियमों को हम याद नहीं करेंगे ठीक ढंग से, तब तक हम इस छंद में या छंद शास्त्र को नहीं सीख सकते। कोई भी श्लोक यदि आपको मैं दे दूं भाई इसमें बताओ किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो आप छंद का प्रयोग का पता ही नहीं लगा सकते कि कैसे उसमें प्रयोग हुआ है। उसको जानने के लिए इन नियमों को याद रखना अत्यंत
आवश्यक है। भाई वर्णात्मक छंद के क्या नियम है, मात्रात्मक छंद के क्या नियम है, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, अनुस्वार युक्त वर्ण किसे कहते हैं, विसर्ग युक्त वर्ण किसे कहा जाता है। तो इन नियमों को पढ़ने के बाद ही हम आगे छंद को समझ पाएंगे। धन्यवाद।